ये स्कॉलरशिप का भी हमने पढ़ा कि अगर एसोसिएट की तरफ से मिले या एसोसिएट को मिले तो एग्जेम्प्ट नहीं होती। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। सेल्स है, सेल टैक्स है, डिस्काउंट है, नेट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और क्या है? लॉस। आज तक जितने सवाल किए थे उसमें क्या था? प्रॉफिट। इसमें क्या आ गया? लॉस। लॉस आ गया तो कोई घबराने वाली बात है? सिर्फ साइन ऐड कर देना है, बस घबराना नहीं है। साइन ऐड कर देना, बाकी काम वही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ रुपीज 12 मिलियन इंक्लूडिंग द सेल टैक्स ऑफ रुपीज 2 मिलियन टू हाशिम लिमिटेड for the purchase of new machine for making plastic container in the exchange of an old machine। 12 मिलियन की उसने कॉस्ट ली है, मशीन ली है, जिसमें 2 मिलियन का सेल टैक्स शामिल था। अब मशीन उसने ली कैसी है? एक्सचेंज में ली है। एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन हैविंग अ बुक एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 5 मिलियन एंड 4 मिलियन। यानी कि उसने जो मशीन दी उसकी बुक वैल्यू 5 मिलियन थी और फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या थी? 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली ऑन एक्सचेंज डेट। द ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 को ये ट्रांजैक्शन इनकर हुई। ओल्ड मशीन वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन and the depreciation of the new machine were not recorded in the AC books of account। ना डिस्पोजल रिकॉर्ड की है ना ही उसकी डेप्रिसिएशन। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस बात के लिखने से क्या फर्क पड़ेगा बताएं जरा, एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे। अब तक तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इस एक लाइन के लिखने से आप लोगों की दुनिया कैसे बदलती है। जल्दी बताएं क्या होगा इससे? Disposal of old machine and depreciation of new machine were not recorded in the AC books of accounts। भाई disposal of old machine उसने रिकॉर्ड नहीं की, इसका मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रिकॉर्ड किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रिकॉर्ड किया। यानी कि मुझे ना अकाउंटिंग प्रॉफिट ना लेस ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर डिस्पोजल हुआ है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा होगा उसे ऐड बैक कर देंगे, ठीक है? तो हमारी नजर में कौन सा ठीक होता है? टैक्स वाला। तो वो जो ऐड और लेस करने वाला ट्रीटमेंट है वो नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन के अंदर वो स्टूडेंट ढूंढता रहता होगा, यार अकाउंटिंग भी तो ऐड करना था, अकाउंटिंग भी तो लेस करना था, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उस भाई ने अपने बजाते खुद अपने मुंह शरीफ से बता दिया, ठीक है? आगे चले। और डेप्रिसिएशन भी नहीं रिकॉर्ड की, ये भी अच्छी बात है। द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन वाज द सेम एज द अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द डिस्पोजल। यानी कि टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू और अकाउंटिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू सेम है। यानी कि ऊपर दी गई हुई 5 मिलियन की रिटर्न डाउन वैल्यू ही टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है? बातों से बातें निकलती हैं, इसलिए कहते हैं बातों पे तवज्जो दे, ठीक है? बातों पे तवज्जो दे, बातें करें नहीं, सही है? बातों से बातें निकलती हैं। बताता हूँ मैं भी कुछ ना कुछ तो बताऊंगा उसका भी, अभी इतनी दूर से आया हूँ उठ के। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि उसने 12 मिलियन की जो परचेजेज है, पेमेंट जो है वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो भाई मैं क्या करूंगा? 12 मिलियन को क्या करूं? 12 मिलियन को उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में 12 मिलियन सारी की सारी इंक्लूड कर दी है, क्या करूं?
कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने गलत कर दिया तो मैं 12 मिलियन उसको ऐड कर दूंगा, परचेज 12,000 से, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता ही नहीं है। अब आगे क्या किया उसने, मशीन की कॉस्ट कैसे लेंगे, ये क्वेश्चन है एक। उसने क्या किया है कि उसने एक मशीनरी दी है, और मेरा मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल दे। उसने क्या किया है कि उसने एक मशीनरी दी है और साथ में कुछ पैसे भी दिए हैं। पेमेंट की है ना 12 मिलियन की, तो पैसे ही दिए हैं और क्या किया है, ठीक है, और उसने एक ओल्ड मशीन भी दी है, तो पेमेंट दी है 12 मिलियन की। तो उसने जो कैश दिया है, ठीक है, वो दिया है 12 मिलियन का। तो बेसिकली जो सेल टैक्स होता है ना, ये हमारा होता है एडजस्टेबल, तो इस वजह से सेल टैक्स को कॉस्ट का हिस्सा हम नहीं बनाते। मशीनरी के ऊपर आने वाला सेल टैक्स के ऊपर हम इनपुट क्लेम कर लेते हैं, ये एडजस्टेबल होता है। तो इस वजह से जो कॉस्ट होगी, जो कैश मैं कंसीडर करूंगा, दैट विल बी 10। सेल टैक्स को जो है मैं उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो कैश दिया उसने 10, इसके साथ उसने मशीनरी दी है, ठीक है, मशीन। अब मशीन का क्या लूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा कि WDV लूंगा? यार बहुत बुरे हालात हैं आप लोगों के, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है, और इस अफसोस में मैं चाय पी रहा हूँ। यार जाने दे, वैसे है जब हमने कॉस्ट का सेक्शन पढ़ा था, कॉस्ट के सेक्शन के अंदर ये पढ़ा था कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, उसके इवज में कोई चीज दे रहे हैं, तो देने वाले की फेयर मार्केट वैल्यू प्लस माइनस कैश। तो देने वाले की फेयर मार्केट वैल्यू प्लस माइनस कैश, कैश 10, तो जो मशीन जा रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4, तो ये बनी 14, 10 जमा 4 14, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं लेते भाईजान, कॉस्ट का सेक्शन नहीं पढ़ा आपने, आपने पढ़ा था, छुट्टी पे तो नहीं थे? नहीं छुट्टी तो की नहीं, पढ़ा हो गया, बाकी दिमागी तौर पे छुट्टी पे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो उसकी कॉस्ट बनेगी दैट विल बी 14 मिलियन। अब ये जो काम सारा रूनमा हुआ, ये कब हुआ, 1 जुलाई 2021 को। तो ये कॉस्ट जानना इसलिए ज़रूरी था कि उसने ये भी कहा है कि जो नई मशीनरी है उसकी हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, तो अब हम 14 मिलियन पे जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने नई मशीनरी खरीदी है, क्या ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है? है? अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो इनिशियल अलाउंस भी होगा और डेप्रिसिएशन भी होगी। तो 25%, तो ये ऑब्वियसली एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट है, तो इसमें आपने इनिशियल अलाउंस 25% कितना बनता है? 3.5 ये बनेगा। 14 माइनस 3.5 कितना हो गया? 11, 10.5। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% है ना? कितनी? 1.57, ये डेप्रिसिएशन। तो अब मैं लेस यहां पे करूंगा इनिशियल अलाउंस ऑफ न्यू मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीनरी, जो कि मेरा 3.5 आया है और 1.57 आया। हाँ जी ठीक है, मेरी लगी समझ? तो ये वाली ट्रीटमेंट इसकी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट थी। लेकिन यहाँ पे एक और काम भी है, एक और काम भी है यहाँ पे। उसने कहा था जो मैंने मशीनरी बेची उसका लॉस रिकॉर्ड नहीं किया या प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो टैक्स ने तो रिकॉर्ड करना है ना। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, क्या थी? अकाउंटिंग और टैक्स वाली सेम है, तो कितनी है?
4 है 5 है 5 है। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली है? तो हमने उसके बदले में दिए ना, नई मशीनरी के 4 ही होगी ना, 4 ही होगी ना, उसके बदले में दी है तो जितने की दी है वही कॉन्सेंट्रेशन रिसीव्ड होगी ना। तो ये 4 हो गई, तो मुझे क्या हो गया? लॉस। लॉस को क्या करूंगा? टैक्स लॉस 1। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रीटमेंट है जिसने 4 जगह इंपैक्ट करना था। आपको लगी समझ? 4 जगह, हमजा लगी समझ? एक ट्रीटमेंट ने 4 जगह इंपैक्ट करना था, तो कम से कम ये 3 साढ़े 3 नंबर की तो होगी। मुझे ये समझ नहीं आई, आपने यहाँ कॉस्ट में ऐड नहीं किया, जब हमने ऐड किया वहाँ अपने सेल्स टैक्स को काउंट होती है, क्योंकि उसने पूरे का पूरा सेल टैक्स भी तो लेस कर दिया ना, परचेजेस 12,000 लेस कर दी उसने भी तो गलत किया ना। जो चीज लेस नहीं करनी चाहिए थी वो भी लेस कर दी, तो ऐड ही करूंगा ना 12,000। ठीक है, आगे चलें। आगे रॉ मटेरियल की खरीदारी है, ये अभी हमने पढ़ा है इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द डैमेज्ड फिनिश्ड गुड ₹18 मिलियन ड्यू टू हैवी रेन, these goods were damaged and it is expected to fetch ₹12 मिलियन ओनली। इसका मैं क्या करूं? हैं? इसका मैं क्या करूं? लॉस रिकॉर्ड कर लूं कि ना करूं? क्यों करना है? हमने ये पढ़ा था कि प्रोविजंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करते। बेसिकली ये प्रोविजन नहीं है, ये तो आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वजह से था कि 6 मिलियन से यहाँ पे लॉस में लेस कर लूँगा। डैमेज इन्वेंट्री लॉस, डैमेज इन्वेंट्री 6 मिलियन। ठीक है, प्रोविजन होती तो मैं कभी भी रिकॉर्ड ना करता, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है। ये क्या है? एक्चुअली में इनकर हो गया, तो जब एक्चुअली में हो जाए तो ये रिकॉर्ड करूंगा। आगे चलते हैं जी, सैलरीज हैं 0.275 मिलियन। 0.275 मिलियन कितनी बनती है वैसे? ये 0.275 मिलियन, मिलियंस में सैलरी दे रहे हैं उसे। 2,75,000 उसको उसने कैश में दिया है। He was paid a monthly salary of 25,000 for 11 months। 11 महीनों में उसको 25,000 देते रहे। क्या करना है इसका? कैश मंथली सैलरी तो 25,000 है, लेकिन जितनी भी सैलरी है वो उसने कैश में दी है। 25,000 इंटू 11 करें तो यही आता है 275 है। ठीक है, फिर आप लोग ठीक कह रहे हो तो फिर ठीक ही होगा। आगे चले। वेयर हाउस का रेंट दे रहा है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। वेयर हाउस का रेंट दे रहा है 1.6 मिलियन का, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है, जो कि लिंक्ड है टू द नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक किया गलत किया है? ठीक किया गलत किया है? हमारे अपने बैंक अकाउंट से ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है, जो बोर्ड को बताया, तो ऑब्वियसली ये ठीक ट्रीटमेंट है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखूंगा कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि ये ठीक ट्रीटमेंट है। सही है। बैड डेट्स है 2.8 मिलियन के, राइट ऑफ कर लिए कस्टमर को उसकी इंसॉल्वेंसी पे। ठीक किया गलत किया है? ठीक किया है, क्योंकि हम प्रोविजन को अलाउ नहीं कराते, बैड डेट को तो अलाउ करते हैं ना, तो बैड डेट तो एक्चुअली में हो गया, ये ठीक किया है। कमीशन पे किया 3.2 मिलियन का अपने ही मेंबर को उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके। ये ठीक किया गलत किया है? एओपी हो ऊपर लिखा हुआ सबसे पहले। हाँ, पार्टनर से मेंबर में क्या फर्क होता है? अच्छा, पार्टनर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है। एओपी में वही पार्टनर्स क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। ठीक है, ये फर्क नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
खुदा के लिए याद रखिएगा। आगे चले, भूलना नहीं। स्कॉलरशिप है 4 तो इसे गलत किया ना तो 3.2 को क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा। ठीक है, आगे चले। स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 4.5 मिलियन पेड टू सारा, वन ऑफ द एसी स्टाफ मेंबर। ठीक है, फॉर हायर स्टडीज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब ये सारा को पैसे दिए, स्कॉलरशिप के दिए, और ये स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो सारा उसकी एसोसिएट नहीं है, एम्प्लॉय की बेटी है, स्टाफ मेंबर है। हाँ, स्टाफ मेंबर को दिए तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में एसोसिएट नहीं हो सकते, तो ये अलाउएबल खर्चा है, उसके लिए ये इनकम एग्जेम्प्ट है तो इसका अलाउएबल खर्चा है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक किया है। पेमेंट ऑफ रुपीज 6.4 मिलियन फॉर द परचेजेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट बतानी है अब आप लोगों ने। 6.4 मिलियन की पेमेंट की है एक सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, और ये कब खरीदा, 1 अप्रैल 2022 को। सॉफ्टवेयर 5 सालों के लिए इस्तेमाल होगा। ऑल्दो द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस तारीख में खरीदा है उसी दिन ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। AC's मेंबर हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम 1 जुलाई 2022, लेकिन उन्होंने कहा हम इसका इस्तेमाल कब से शुरू करेंगे, 1 जुलाई 2022। तो हमने डेप्रिसिएशन कब से लेते हैं, जब अवेलेबल फॉर यूज हो। तो अवेलेबल फॉर यूज कब है ये, 1 अप्रैल 2022। अमोर्टाइजेशन तब से लेंगे। अमोर्टाइजेशन लेने का क्या तरीका है, जिस साल में, ये आपने बतानी है, वहां मुझे पूछना जरा इनसे। अमोर्टाइजेशन कब, जिस साल में एसेट एक्वायर करें तो पूरे साल की अमोर्टाइजेशन ले लूं, पूरे साल की, बस कम ही खत्म ही कर दो हैं। हाँ नहीं, अभी क्या है, आपने पूरे साल की ले लो। हाँ, अमोर्टाइजेशन मंथ्स यूज किया है, जितने पीरियड यूज किया है, मंथ्स यूज किया है, क्या डेज, दिन। कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन टैक्स वाला कहता है दिनों पे कैलकुलेशन करनी है। जैसे चंद दिन रह गए आपके पेपर आने में, बता सकते हैं ना उंगलियों पे। ठीक है, कितने दिन रह गए पेपर आने में, ठीक है सही है। तो इस तरह दिनों में कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, कितनी अमाउंट थी, 6.4 मिलियन, तो 6400 का है। अमोर्टाइजेशन क्या क्या परसेंटेज है, अमोर्टाइजेशन की क्या परसेंटेज होती है, यूसफुल लाइफ में होती है यार, कोई परसेंटेज नहीं होती। क्या हो गया, मैं ये पूछता हूँ कि आपको याद भी है कि नहीं। यूसफुल लाइफ कितनी है, 5 साल की यूसफुल लाइफ है। ठीक है, ये कितने के अरसे की निकल आई, ये कितने, 1 साल की। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो मुझे कितने दिनों की चाहिए, क्यों नहीं पता, 1 अप्रैल से लिखनी है। अवेलेबल फ्रॉम यूज, अप्रैल, मई, जून, कितने दिन हो गए। अप्रैल 31 का होता है, 30 का होता है, 30 का होता है, 91 दिन। ये ले जी, तो आपने 6400 को ऐड बैक कर देना है और इतनी अमोर्टाइजेशन को लेस कर देना है, क्योंकि 6400 ने लेस कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो 6400 को ऐड बैक कर देना है और ये अमोर्टाइजेशन को क्या कर देना है, लेस कर देना। आगे चलें यार, अगला पॉइंट तो कमाल ही पॉइंट है। ये इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से और सबसे पहले पॉइंट की वजह से ये सवाल करवाया था। ये तो आपको आता ही था ना, बाकी तो बीच वाला सारा आपको पता ही है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस। Depreciation and financial charges 2.1 million, 1.5 million respectively in respect of a car which was acquired on finance lease. ऐसी गाड़ी की डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल चार्जेस जो कि फाइनेंस लीज पे ली है। मैंने आपको क्या सिखाया था, लीज के ऊपर ना फाइनेंशियल चार्जेस अलाउ है,
ना डेप्रिसिएशन अलाउ है, क्या अलाउ है? रेंटल अलाउ है टैक्स की नज़र में। तो अगर लीज की गाड़ी हो, लीज का एसेट हो और उस बंदे ने डेप्रिसिएशन लगा ली, उस डेप्रिसिएशन क्या करूँगा? एड बैक। उस लीज की गाड़ी पे आने वाला इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस को क्या करूँगा? एड बैक। लेस क्या करूँगा? रेंटल, लीज, रेंटल। ऑल्दो रेंटल के अंदर दोनों चीजें होती हैं, फाइनेंशियल चार्जेस भी और प्रिंसिपल पेमेंट भी, लेकिन मैंने रेंटल ही लेस करना है, फाइनेंशियल चार्जेस ऐड बैक कर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा? चुप करके 2.1 2100 बनाना, 2100 को ऐड बैक करूंगा, 1500 को ऐड बैक करूंगा। ये डेप्रिसिएशन थी, ये फाइनेंशियल चार्जेस ऐसी था। इसको ऐड बैक करूंगा और लेस क्या करूंगा? रेंटल को। ऑपोजिट था, सॉरी, ऑपोजिट यहां लिख दो, 1500 और 2100, ठीक है। और रेंटल को लेस करूंगा। रेंटल के लिए अगला पॉइंट देखिए, अकार विच वाज, अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2021 AC entered into a lease agreement with a bank for a car of 10.5 मिलियन। गाड़ी लीज करा रहा है जी, कितने की गाड़ी है? 10,500 की, ठीक है। जिसका रेंटल बनता है कितना? 3,000। रेंटल कितना बनता है? 3,000। कॉस्ट कितनी है गाड़ी की? 10,500 की। पेबल इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है साल के एंड में देने हैं। द कार हैज बीन यूज्ड 80% फॉर बिजनेस पर्पज एंड 20% फॉर पर्सनल यूज। गाड़ी का इस्तेमाल 80% हुआ है पर्पज बिजनेस के लिए और 20%। कोई बंदा मुझे रेंटल बता दे, एक बोतल पिलाऊंगा। 25 लाख वाली हमने ले लिया थी, 25 लाख से ज़्यादा नहीं लेते, कॉस्ट कवर हो तो 3 लाख को हम ले जाएंगे, 25 लाख डिवाइडेड बाय। मैंने बंदे से पूछा था, बहुत सही दिया आपने जवाब, ठीक है। मुझे पता था बंदों में से किसी को नहीं आना तो बोतल बच जानी है। हाँ जी, आप बताएं जी, बोतल आप लोगों के लिए है, उन्हें आता है। बताएं क्या ट्रीटमेंट करनी है? कुछ तो करनी होगी यार। हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे बहुत बुरे हालात है, मैंने हिसाब लगाया कितने अर्सा रहते पेपर, 2 साल रहते हैं पेपर बनाने में है 38 भाई यार। कितना क्या करेंगे ट्रीटमेंट इसकी, आप बताएं है यार। हमने ये बात पढ़ी थी, अगर गाड़ी आप लीज पे कराते हैं तो लीज पे कराएंगे 2500 लिमिट है उसकी कि 7500 है? वो 75 लाख दूसरी वाली जो हम खुद को कहते नहीं यार बातें लीज रेंटल की जो गाड़ी है, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेंटल बन रहा है ना, ये उस गाड़ी का बन रहा है जिसकी कॉस्ट 10,500 है। तो मुझे रेंटल उस उतनी अमाउंट तक का चाहिए जिसकी कॉस्ट 25, क्योंकि अगर मैं लीज पे गाड़ी लेता हूँ तो टैक्स वाला मुझे 2500 से ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता। तो 3,000 का जो रेंटल है ये 10,500 वाली गाड़ी का बन रहा है, लेकिन मुझे अलाउ कितने वाली? ऐसे ही करेंगे? मुझे लेता हूँ यार, पहले तो ये भी नहीं आ रहा था, ठीक है। और इसका 80%। अगर यही गाड़ी आप खुद खरीद रहे होते तो 7500 तक रिस्ट्रिक्ट करनी, ठीक है। तो ये एक बात थी इसकी। तो रेंटल कितना बनता है जी? 571 का रेंटल। तो ये हमने एक फाइनेंशियल चार्जेस की एंट्री नहीं पड़ी हुई थी कि अगर लीज के ऊपर कोई आइटम हो हमारा और वो क्वेश्चन में आ जाए तो हमने
उसके फाइनेंशियल चार्जेस और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है और रेंटल को अलाउ करना है। लेकिन याद रखिएगा अगर गाड़ी है तो गाड़ी के केस में रेंटल को रिस्ट्रिक्ट करना है 2500 के रेंटल तक, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाकी सवाल आसान है सारा, उसको आप देख लीजिएगा। अब जो इस सोल्यूशन भेज दूंगा मैं, इसमें क्या है, इसकी तस्वीर खींच लें। ये जाके तस्वीरें रहती है पास है नहीं, तो वो कैसे 3 दिन बाद 4 दिन बाद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्या? कोई नहीं, बस 1 महीने तक स्टोरेज को फुल रखें मोबाइल्स वगैरह की, महीने बाद इसे डिलीट कर दीजिएगा अगर इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाए आप लोगों का, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा ही हो जाएगा, अल्लाह खैर रखे। पढ़ के देंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा हो जाएगा। मतलब हमारा पेपर पास हो गया तो इसकी आगे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी डिलीट कर दें? हाँ कर दीजिएगा डिलीट। वो फाइनल में जाके दोबारा आपने टेक्स्ट पढ़ना है, तब तक आपने वैसे ही भूल जाना है, दोबारा से पढ़ेंगे याद थोड़ी रहेगा। टैक्सेशन तो आएगी ना फाइनल लेवल पे भी, तो टैक्सेशन का चैप्टर वो सब्जेक्ट है ना आपका सीए फाइनल पे। ये तो बड़ा बेसिक लेवल है, आगे जाके तो कंपनीज वगैरह का भी आ जाता है, तो वो भी तो पढ़ना है ना, कि वो नहीं पढ़ना, उसके बगैर करना है नहीं, या तो उसके बगैर पढ़। अब अकाउंटिंग आप लोग 3 जगह पे पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, FR2 पढ़ते हैं, फाइनल लेवल पे भी पढ़ते हैं ना। तो इस तरह टैक्स भी है 2 जगह पे, ऑडिट भी है, ऑडिट है क्या, कैफ पे ऑडिट भी है, फाइनल लेवल पे भी है, वो एडवांस लेवल है। ये तो लेवल ही बहुत बच्चा है जिसमें आप लोगों के ये हालात है। कैफ लेवल तो बहुत माइनर लेवल है। अगर मैं खुद से देखूँ ना इसको, क्राइटेरिया अगर मैं इसका करूँ तो 5 में से मैं इसको शायद 2-2.25 मार्क्स दूँ। ये लेवल का अभी वो पूछता है, इस पे भी लेवल कम रखा हुआ उसने पूछने का, मतलब वो पूछ सकता है बहुत मुश्किल सवाल इस लेवल पे भी, आपके कोर्स से रिलेटेड ही, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक के ऊपर जा रहा है। अभी आई क्या है, हल्का सा पेपर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, पासिंग रेशो एकदम से नीचे गिर जाती है। अभी कौन सा ऊपर है? अभी भी 30-35% ही है ना, तो जब वो थोड़ा सा मुश्किल करता है 15-16-17-18% पे आ जाती है। तो कैफ का लेवल जो है वो इतना नहीं है, आसान है पेपर पास करना, अच्छी स्टडी से पास हो जाता है। तो इसलिए टाइम यहाँ पे ज़ाया ना करें, जल्दी से आकाश कुमार वाले सवाल पे आए। कितना ज़बरदस्त नाम है, आकाश कुमार। सर ये तो पता भी नहीं होगा किसके काम हाँ पता नहीं, देखते। Under the provision of the Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, compute total income, taxable income and net tax payable by or refundable to Akash for the year ended 2022 के ऊपर है जी। अज्यूम करें आज 31 अगस्त है। आकाश कुमार owns an industrial undertaking name and style of Primji and Co, which is engaged in the business of manufacturing fast moving consumer goods. Following information is available from the PJC's record for the year ended 30 जून 2022। लॉस सबसे पहली बात, अब आप देखें कि वो लॉस को भी बार बार टेस्ट कर रहा था क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं था, और आई एम वेरी मच होपफुल कि जब पहली दफ़ा उसने लॉस को टेस्ट किया होगा तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने कहा होगा वो बड़ा ही कोई मुश्किल सवाल आया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, पेनल्टी है 2 मिलियन की फॉर द लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। तो क्या सही खर्चा किया है? बिल्कुल सही किया है। गवर्नमेंट की पेनल्टी ऐड बैक करते हैं, कस्टमर की पेनल्टी ऐड बैक नहीं करते। कमीशन दिया था 2.5 मिलियन का अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लियाकत बशीर को, क्योंकि उसने पीजे सेल्स की प्रोडक्ट सेल की थी 50 मिलियन की। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 3rd शेड्यूल में कवर है सेल टैक्स के, और लियाकत बशीर का नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है। क्या था इसके अंदर फॉर्मूला हमारा कि अगर तो वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे है तो जितना कमीशन दिया है वो अलाउ है,
और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो 0.2%